आपका राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ आज का जो सीटेट का पेपर है उसकी एनालिसिस डिस्कस करने वाली हूं, तो हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि सीटेट से जुड़ी हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। और अगर ये कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए आज का हम पेपर, आज है आपका 19 जनवरी 19 जनवरी 2023 और आज का जो सीटेट का पेपर है हम उसकी यहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चंस थे, कौन से न्यू क्वेश्चंस ऐड ऑन हुए और साथ ही साथ जो इनका आने वाले शिफ्ट में पेपर है उनके लिए सेशन बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इसमें आपको बहुत सारे कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी वाले पोर्शन से। बाल विकास का आपका पोर्शन है, तो यहाँ एज यूजुअल जो क्वेश्चन आते थे, पहला है आपका वाइगॉस्की से रिलेटेड। वाइगॉस्की का स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी, एमकेओ तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, साथ में प्राइवेट स्पीच भी। तो जो वाइगॉस्की का स्कैफोल्डिंग है, वाइगॉस्की आप सब जानते हैं सोशियो कल्चरल थियरी जिन्होंने दी थी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जो स्कैफोल्डिंग है जिसको हम हिंदी में मचान या पाड़ कहते हैं, और ये क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है या फिर हेल्प है जो कि दिया जाता है बच्चे को। प्याजे के उससे आया था थियरी से, तो प्याजे का जितना भी है चारों स्टेजेस प्याजे के हो गए और उनके अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्कीमा से, एकोमोडेशन से, एसिमिलेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से और कंजर्वेशन, जितने भी हैं वो सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है जो वाइगॉस्की के थियरी के अंदर आता है। वाइगॉस्की में जो जेडपीडी है वो क्या बताता है कि बच्चे खुद से कहाँ तक पहुँच सकता है। जब उसको स्कैफोल्डिंग दी जाएगी तो वो +1 जो उसके लिए होगा वो कहाँ तक होगा। तो जेडपीडी कौन देता है, जो उसका विकास का क्षेत्र है, और स्कैफोल्डिंग के द्वारा एमकेओ क्या करता है, उसको वहाँ तक पहुँचाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप, तो लर्नर्स आपने अगर अभी तक जेंडर की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप उसको प्लेलिस्ट से जाकर देखें, क्योंकि बार बार इस पे क्वेश्चन आ रहा है। जेंडर क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर बायस में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइप, यहाँ पे आपको क्विक मैं बताती हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप की, तो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, बेसिकली जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं जो हमको हमारे पूर्वजों से मिली हुई आ रही है कि अच्छा ऐसी चीज़ें होती हैं, लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, लड़के बहुत करेजियस होते हैं, बहुत ब्रेव होते हैं, ब्ला ब्ला जो चीज़ें होती हैं वो स्टीरियोटाइप हैं। और जब उन स्टीरियोटाइप को हम अपने एक्शंस में पोर्ट्रे करने लगते हैं, यानी तुम लड़की हो तुम अच्छा नहीं कर सकती, तुम लड़के हो तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते या कर सकते हो, जो भी चीज़ें कि लड़के हमेशा गलत होते हैं, इस प्रकार की जो धारणाएं जो पहले से चली आ रही हैं वो धारणाओं को जब हम अपने एक्शंस में लेकर आएंगे तो वो आपका बायसनेस हो जाती है। और जब वो धारणाएं आपके मन में निहित हैं जो पहले से चली आ रही हैं तो वो आपका स्टीरियोटाइप, ठीक है, लिंग रूढ़िवादिता कहलाती है। इसके अलावा जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, इसको भी आप याद रखें। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 से हर शिफ्ट में ज़रूर क्वेश्चन आ रहा है। पांचों गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़िए और इसके साथ एनसीएफ की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर ज़रूर देखें। राजर्षि क्लासेस के प्लेलिस्ट से आप उसको जाकर देख सकते हैं। एनसीएफ डालेंगे तो वीडियो आ जाएगा। एनसीएफ में जो दूसरे सब्जेक्ट से जो उन्होंने रिलेशन बताया है आप उसको एक बार ज़रूर पढ़िए, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जैसे मैथमेटिक्स के लिए कहा कि बच्चे के थॉट प्रोसेस का क्या करना है, मैथमेटाइजेशन करना है हमको चाइल्ड के थॉट प्रोसेस का। उसके अलावा अगर आप सोशल साइंस को देखेंगे तो वहाँ पे इंटीग्रेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करता है कि दूसरे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। साइंस के लिए क्या कहते हैं कि आपको प्रक्रिया पर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, रोट मेमोराइजेशन पर नहीं देना है। इसी प्रकार हर विषय के लिए उन्होंने अलग अलग बातें कही हैं, उनको भी आप जरूर एक बार पढ़िए। इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे भूल सकते हैं हम, एजुकेशन फॉर ऑल, बच्चा चाहे जैसा भी हो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। और साथ ही लर्नर्स एक और चीज़ इसके साथ आप याद रखिएगा, कई बच्चे स्पेशल एजुकेशन को भी अच्छा समझते हैं बट स्पेशल एजुकेशन अच्छा नहीं है। अगर आपको इंक्लूसिव ऑप्शन में दिया है दैट इज़ बेस्ट, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में आप सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग बच्चों को ही भेजते हैं जो कि गलत है। इंटीग्रेशन भी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है वो भी उतना प्रॉपर नहीं है, क्योंकि उसमें आप एक छत के नीचे नहीं पढ़ाते हैं, क्लासरूम में अलग अलग होता है, तो ये भी उतनी अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो सेग्रीगेशन, एक्सक्लूजन निगेटिव बातें हैं, इसको आपको नहीं करना है, इंक्लूड करना है बच्चे को। एनपीई 2020 से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। असेसमेंट है, परख हो गया, निष्ठा हो गया, अभी कल के पेपर में ECCE आया था।
ECCE मैंने बताया भी आपको था कि आपका ये क्या होता है, ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, कि बच्चे के जो शुरुआती के समय है 6 से 8 साल का जो समय है, उस समय बच्चे को पूरी तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट पर उसके फोकस करना, वो किसी भी प्रकार से कमज़ोर ना हो इस चीज़ पे ध्यान देना। ठीक है, ये चीज़ आपकी इसमें आती है। CCE कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात की है। कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है कि बच्चे का आपको ओवरऑल असेसमेंट करना है, सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखें। एरिक्सन से एक नया क्वेश्चन आया था, एरिक्सन क्योंकि सीटेट के सिलेबस में नहीं है, तो एरिक्सन में बहुत सारे बच्चों को क्या होती है, कंफ्यूजन होती है कि एरिक्सन की थियरी। तो एरिक्सन में याद रखिए कि इनका यही सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस। ये एरिक्सन की जो थियरी है उसको हम कहते हैं साइको सोशल थियरी, मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, एरिक्सन के द्वारा। और जो ये इनका है आइडेंटिटी क्राइसिस, इन्होंने ना अपनी थियरी में 8 स्टेजेस दिया था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, इसी प्रकार से दिया था। उसी में एक 5वां स्टेज है इनका जिसको कहते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कॉन्फ्लिक्ट। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कॉन्फ्लिक्ट। यही उठा करके आपको दिया क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिटी क्राइसिस किस स्टेज पर है, तो 5वें स्टेज पर है। इसमें किस उम्र के बच्चों की बात की गई है, तो एडोलेसेंस, जो वयस्कावस्था है, जो कि 12 से 20 साल इन्होंने दिया था। कितना दिया था, 12 से 20 साल, 5वां इनका स्टेज है। इस बात को आप जरूर याद रखें। इसके अलावा कुछ एड ऑन में भी दे देता है कभी कभी, जैसे कि कोहलर ने कौन सी थ्योरी दी है, इनसाइट थ्योरी वाज गिवन बाय कोहलर, ट्रायल एंड एरर वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक। ठीक है, और एकाक आपके और भी हैं, तो आप इन चीज़ों को याद रखा करिए कि जैसे एकाक नंबर के जो हैं बिहेवियरिस्ट, जैसे BF स्किनर का है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना, जो रेनफोर्समेंट के ऊपर बहुत बल देते हैं, ये चीज़ों को आपको याद रखना है। तो ये कुछ पोर्शंस थे आपके CDP के। तो अगर आपको लर्नर्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें। आइए अब हम EVS की तरफ आते हैं। तो EVS में जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था बोरा। बोरा क्या होता है अब, तो बोरा जो है एक प्रकार की राइस की किस्म है, जो आपका चावल होता है या धान कहते हैं जिसको, उसकी एक किस्म है, एक वैरायटी है बोरा, जो कि कहाँ पे है, कहाँ पे बोली जाती है, ये कहाँ की है, खाई जाती है, असम की। तो बोरा अगर मैं अपने यहाँ कहूँ तो हमारे यहाँ बोरा जिसमें हम चावल गेहूँ धान जो भी चीज़ें हैं उसको रखते हैं, उसको जो आपका होता है ना उसको कहते हैं बोरा। जिसमें हम किसी भी सामान को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, वो आपका होता है बोरा, बोरे में भर कर करते हैं। बट बोरा यहाँ पे क्या है, एक आप कह सकते हैं किस्म है चावल की। इसमें ग्लूटोन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। ग्लूटोन जो चिपचिपा पदार्थ होता है, हमारे आटे में भी मौजूद होता है, जो उसको बाइंड करने में मदद करता है। तो असम में ये पाई जाती है। जब असम में बिहू फेस्टिवल जो हमने पढ़ा है, उस बिहू फेस्टिवल के दिन इस चावल को बना करके खाया जाता है, गुड़ और डाई किसके साथ खाया जाता है। तो ये बोरा आपको याद रखना है कि हम चावल को किस में भरेंगे, बोरे में। तो ये क्या है, राइस की एक जो है किस्म है जो असम के लोग खाते हैं। अबू धाबी से क्वेश्चन आया था। अबू धाबी से आपको याद रखना है क्या चीज़ है, करेंसी है दिरहम, और खजूर का पेड़ होता है, पेट्रोल होता है, और इनके पास है क्या, और कहाँ पे है, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में ये देश है, मतलब ये जगह UAE तो आपका खुद देश है। वाहिदा प्रिज्म से क्वेश्चन आया था। वाहिदा प्रिज्म कौन थी, हमारे इंडियन नेवी में डॉक्टर थी, फर्स्ट वुमेन कमांडर थी ये इंडियन नेवी की। उसके साथ साथ इनका पूछा था कि ये कहाँ की थी, तो ये हमारे जम्मू और कश्मीर की थी। जम्मू कश्मीर में राजौरी डिस्ट्रिक्ट थल्ला मंडी की ये रहने वाली थी। उसके अलावा जो आपको बात याद रखनी है कमांड्स की, कितने कमांड्स होते हैं परेड में, तो परेड में हम 3 और 6 करते हैं, 3-6 करते हुए चलते हैं कि 1 2 3 और फिर 6 करते हैं। तो ये 3-6 क्या है, 36 कमांड्स टोटल होते हैं। नंबर ऑफ कमांड्स इन अ परेड इज इक्वल टू 36। राजस्थान से क्वेश्चन आया था। राजस्थान को आपको क्या ध्यान है कि राजस्थान में क्या है भाई, तो राजस्थान में आपका है खिचड़ी की कहानी है। राजस्थान में और भी तालाबों, बावली बावड़ी जो भी है वो है। उसके अलावा यहाँ के घरों से आज क्वेश्चन आया था। घर कैसे हैं, तो घरों के ऊपर हम थॉर्नी बुशेस रखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। वाटर डे, पानी का दिवस, जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च। नहीं पता है तो उसको पता कर लीजिए, 22 मार्च को हम वाटर डे के रूप में मनाते हैं। ठीक, इसके अलावा आप याद रखिए अर्थ डे कब मनाते हैं, अप्रैल में, उसको भी याद रखिए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं, कुछ बेसिक जो है इसको आप याद रख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रेन वाटर, रेन वाटर को हम कैसे मेजर करते हैं,
तो भाई मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि जो CBSE वाले हैं वो पेपर कहाँ से दे रहे हैं आपको पता है? तो ये पेपर दे रहे हैं जो बच्चों का सिलेबस है ना वहाँ से, जो हम लोग स्कूल टाइम में ये सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं वहाँ से ये लोग पेपर उठा करके दे रहे हैं कि चलो बच्चों की चीज़ें, अब बच्चों का भी वो आ रहा है एग्ज़ाम तो वहीं से उठा कर दे रहे हैं। तो देखिए क्योंकि आगे आप जितने नए क्वेश्चंस को देखोगे वो आपको कहीं ना कहीं स्कूल के टेक्स्ट बुक अप टू क्लास 12th में आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो रेन वाटर जब होता है, बारिश का पानी, उसको मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं रेन गॉज। क्या कहते हैं? रेन गॉज, जिसमें कि जो कि आपका एक होता है जब बारिश होती है तो वहाँ रख दिया जाता है वो, फिर उसके बाद उसमें बीच में जितना वाटर मिलीमीटर जो भी रहता है उसमें होता है, उसके आधार पे बताया जाता है कि उस एरिया में पानी जो है कितना मिलीमीटर जो है या जो भी उनका यूनिट है मेजरमेंट का वो कितना हुआ है, और उसके आधार पर फिर ये लोग एनालिसिस भी कर लेते हैं कि भाई पिछले साल से ज़्यादा बारिश हुई है, कम हुई है, जो भी हुई है। तो ये आपका क्या है? रेन गॉज। तो किससे मेजर करते हैं रेन वाटर को? रेन गॉज से। तो रेन वाटर ऑलरेडी आर उसमें भी है, आर इसमें भी है। 10% ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये भी मैंने क्लास 10th में आई गेस मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैंने आज इसको देखा तो मुझे याद भी आ गया। आपने भी ज़रूर पढ़ा होगा, पढ़ा है तो वीडियो को लाइक करिए, मैं इसको बताती हूँ। देखिए 10% ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आपने ऐसा पढ़ा होगा कि ऐसे बनता था और इसमें अलग अलग इस प्रकार से चीज़ें। तो आपको याद है क्या हम बना रहे हैं? फूड चेन। पढ़े हैं तो आप थम्स अप करिए। फूड चेन आप सब ने पढ़ा होगा, जिसमें ये उसको खाता है, वो उसको खाता है, वो उसको, और फिर वापस सब मिल करके क्या बना रहे हैं? साइकिल बना देते हैं। यही तो है फूड चेन। और मेन उन सब में सबका हेड कौन है भाई? हमारे सूरज देवता, ठीक है, सन इन सबको एनर्जी देता है। नीचे सबसे कौन रहेंगे? प्लांट्स रहेंगे, जिनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते थे, फिर हेट्रोट्रॉप्स या फिर, और नीचे डिकम्पोजर्स रहते थे। तो देखिए ये लिंडेमैन द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है 10% ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसमें सिंपल सी चीज़ आप ये समझिए कि जब ये एक ट्रॉपिक लेवल है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस प्रकार से चलते जाता है, ठीक है। पहले ट्रॉपिक लेवल से जब ये दूसरे में जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी इसके पास बची होती है, बस 10 ही पास हो पाती है। दूसरे से जब तीसरे में जाएगा तब भी इसके पास 10 ही बचती है। यही क्या है? आपका 10% ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। अब ये जो आपका 10% ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, ये क्या बताता है कि भाई अगर इसने 100% किया तो 10% ही कैसे बचा, बाकी 90% कहाँ चला गया? तो इनका कहना है, जो लिंडमैन है, कि 10% एनर्जी ये देता है और बाकी 90% इसके खुद के मेटाबॉलिक जो चीज़ें हैं, जो ये केमिकल्स जो भी रिएक्शंस करवाते हैं, उन सारे में इनका चला जाता है। क्योंकि भाई ऑटोट्रॉप है, अपना खाना बनाएंगे तो उसमें भी तो एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एनर्जी वहाँ चली जाती है और सिर्फ 10% एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में पास ऑन होती है। ये आपका क्या है? एक आप कह सकते हैं रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, केमिकल। तो यही आपका क्या है? 10% ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जो कि हम सब ने फूड चेन में ये चीज़ पढ़ा हुआ है। एसडीजी भी एक इंपॉर्टेंट वो है। एसडीजी का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो आपका यूनाइटेड नेशन है उसमें भी हम लोग इसके लिए जो है काफ़ी देशों से शपथ दिलाई जाती है कि आप एसडीजी के राह पे चलेंगे। एसडीजी में आपके टोटल 17 गोल्स शामिल हैं। कितने हैं? 17 गोल्स, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन से लेकर के इन्वायरमेंट को सेव करने से लेकर के बहुत सारी चीज़ों को क्या किया गया, मिलाया गया है कि दुनिया जो है एक ऐसे राह पर चले कि जिससे क्या है कि वो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ऐसा ना हो कि कल के डेट में कुछ भी हो। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब पहले आप समझिए कि आज जो आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी सब्सटेंस हैं, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, उसका आप एक जुडिशियस वे में यूज़ करें कि जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही। क्योंकि हम ह्यूमन का नेचर क्या है? ओवर यूज़ करने का। तो उसको ओवर यूज़ ना करें, उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज़ कर सके, उसका लाभ उठा सके, उसको देख सके। ऐसा ना हो कि हमारे मिसयूज़, हमारे ओवर यूज़ के चक्कर में कल के बच्चे इस चीज़ को क्या करें, सिर्फ किताबों में ही पढ़ें, जैसे हम कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसी थी, ऐसी होती है, हमें पता ही नहीं। तो ये चीज़ आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि प्रॉपर तरीके से करिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा, जो रेन होती है, जो उष्णकटिबंधीय वाली, ये याद रखिए कि कहाँ पर होती है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। मैप में मैंने आपको बताया हुआ है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपके कौन से हैं? पूर्वोत्तर राज्य जो हमारे हैं वो
जो कि आपकी कौन है, सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स ये आपके क्या है, पूर्वोत्तर राज्य। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा कहाँ होती है, पूर्वोत्तर राज्य में। जो आपके सेवन सिस्टर्स हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सारे आपके जो सेवन सिस्टर्स हैं, ऑप्शन में आपके असम दिया हुआ था, वही आपका आंसर होगा। इंडेंजर्ड स्पीशीज, आप सबसे पहले इंडेंजर्ड स्पीशीज ही नहीं, वल्नरेबल स्पीशीज क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होते हैं और इंडेंजर्ड क्या होते हैं, पहले इन तीनों को जानिए। उसके बाद देखिए, एक्सटिंक्ट वो है जो कि विलुप्त हो चुका है, जैसे डायनासोर हो गया, डोडो हो गया, दैट इज योर एक्सटिंक्ट। वल्नरेबल जो खतरे की कगार पे हैं, और इंडेंजर्ड जिनको अब हमको बचाना है, क्यों, क्योंकि वो खत्म हो रहे हैं। तो यही आपका है जो टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन था। टाइगर से कल के शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि रोअर कितनी है और बहुत सारी क्वालिटीज, विस्कर्स कैसे हैं, तो उनको आप पढ़िए। उसके साथ ही टाइगर की संख्या क्या हो रही है हमारे देश में, घट रही है दिन प्रतिदिन, और वो क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में है। अब अगर हम लैंग्वेज सेक्शन की बात करें, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, एक चीज़ याद रखिए, पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपके मेथड्स हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं, चाहे आपका मल्टीलिंगुअलिज्म है, एनसीएफ यहाँ भी आपको काम करने वाला है, स्टीफन क्रैशन की थियरी है, मैथमेटिक्स में वैन हीले की थियरी हो गई, ये सारी चीज़ें आपको पढ़कर जानी है। ठीक, पेडागोजी वाले सेक्शन में ये था कि जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि संस्कृत थोड़ा लेंदी आ रहा है, तो संस्कृत थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश हम लोग कहीं ना कहीं अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो इसलिए उस चीज़ को समझना और उस चीज़ को टैकल करना हमारे लिए आसान है। और जिन बच्चों ने संस्कृत ले रखा है, उन बच्चों को चूंकि उन्होंने अभी पेपर के टाइम पे थोड़ा पैसेज किया है, तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेंथ की वजह से। तो पेडागोजी पे अपना फोकस रखिए, एकदम पेडागोजी के क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से डील करिए और अच्छे से पढ़ कर जाइए, ताकि अगर पैसेज जो आपके हाथ में तो नहीं है बट आप अपनी पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके नंबर को आप वहां पे ऐड ऑन करा सकें। ठीक है, मैथ पे आते हैं। तो देखिए, मैथ से जो क्वेश्चन आया था वो आपका पैटर्न वाला क्वेश्चन आया था, जो कि हर बार पूछा जा रहा है पैटर्न से। उसके अलावा रोमन नंबर आपको दिया हुआ था कि रोमन नंबर में 47 को क्या लिखते हैं, तो इसको भी आप करिए। उसके अलावा ट्विन प्राइम पूछा था। प्राइम नंबर आप सबको पता है क्या होता है, कि जो कि या तो खुद से डिविजिबल होगा या तो फिर 1 से होगा, दैट इज प्राइम नंबर, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो देखिए बच्चों, लर्नर्स, अगर आप लोगों का ये है कि जैसे जो मैथ्स पेडागोजी है, जिनको कंटेंट में दिक्कत होती है कि यार हम तो एडिशन या ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो वो कुछ बेसिक चीज़ों को कर लें, जो मैं अपने एक और नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी कि आप कैसे मैथ वाले सेक्शन को, अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप कैसे करें। प्राइम नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स देते हैं जो कि सिर्फ उसकी, अगर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, आप डेफिनेशन और कुछ बेसिक चीज़ों को जान ले तो आप क्वेश्चन को वैसे ही वैसे कर लेंगे। तो इन चीज़ों को भी करिए। 1 से 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम, ट्विन मतलब जुड़वा जो होते हैं वो कितने हैं, इंटरचेंज करना। आपको डिजिट दिया है 45360, बस आपको करना क्या है कि 5 की जगह 6 कर देना है, 46350 बस। और सेकंड नंबर यही आप करेंगे, 5 को 6 की जगह करेंगे, यही आएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि डिफरेंस पूछा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सम पूछेगा तो जोड़ देंगे, डिफरेंस पूछा है तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड से भी बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो ट्रायंगुलर पिरामिड में कितने एजेस हैं ये जानिए। रेक्टेंगल से पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर पूछे, एरिया पूछे, याद रखिएगा 2 × L+B पेरीमीटर के लिए, एरिया पूछा तो L × B। सप्लीमेंट्री एंगल पूछा था 130 डिग्री का। इसके बाद देखिए पैटर्न वाला क्वेश्चन था, तो पैटर्न वाला क्वेश्चन देखिए ये इजी था, कल भी आपको एक पैटर्न का क्वेश्चन दिया हुआ था, तो उसको भी आप सॉल्व किए। तो मैंने आपको बताया था कि पैटर्न वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना, ये नहीं कि लगा तो 1 का स्क्वायर निकाले, 1 2 का 4 2 का 4, ऐसे नहीं करना। आपको पहले क्या करना है, कम से कम 10-15 सेकेंड क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके उससे क्या करना है, आपको आंसर निकालने की कोशिश करना है। क्योंकि देखिए जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन ये पैटर्न वाले होते हैं, ये दिमाग लगाने से ज़्यादा अगर आप इस लेवल पे जो है थोड़ा सा ऑब्जर्व करके करेंगे तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। अब देखिए पहले हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर आपको बताते हैं आपको कैसे करना है। अब आप यहाँ पे देखिए 1 2 2, अगर 1 2 3 होता तो हम कुछ सोचते भी, बट 1 2 2 फिर यहाँ 2 3 6 ये तो और ही अलग हो गया। ये तो लगातार बढ़ रहा है, ये वही सेम है, बट ये उसके एक आगे बढ़ा और फिर उससे 3 आगे बढ़ गया, तो अब ये तो काम नहीं कर रहा। तो अब यहाँ से देखते हैं, पहले इधर से देखिए हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकली देखने की कोशिश करिए, ठीक है।
तो ऐसे तो हमको कुछ उतना समझ में नहीं आया ऑब्जर्व देखने पे। अब नीचे से देखने की कोशिश करिए, 1 2 3 4, यहाँ कुछ ठीक लग रहा है, 2 3 4, अरे वाह ये तो बन रहा है हमारा 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 2 3 4 और ये हो जाएगा 5 और यहाँ स्क्वायर लगा दिए। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ 2 6 12, फिर ये बिगड़ गया, तो अब फिर से हम हॉरिजेंटल देखते हैं, क्या कर दें 1 + 2 करेंगे तो 3 आना चाहिए, बट यहाँ तो 2 आ रहा है, बट अगर हम 1 × 2 करते हैं तब तो 2 ही आएगा। तो नेक्स्ट वाला भी देखते हैं क्या इस पर एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट 2 × 3 करेंगे तो 6, हाँ ये तो हमारा हो रहा है क्योंकि 2 × 3 करेंगे तो 6 ही आएगा। 3 × 4 करते हैं तो 12 आएगा, हाँ तो 4 5 जाइए कितना हो जाएगा 20। ठीक, मल्टीप्लाई किया पहले और दूसरे को। अब ये 3 यहाँ पे लिख दिया, अगर हम 2 2 4 5 करते हैं तब भी 3 नहीं आएगा, तो क्या हुआ कि अब ध्यान से देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 6 है, यहाँ 7, यहाँ 12 है, यहाँ 13, तो बस यहाँ 20 है तो यहाँ 21 करके स्क्वायर कर दीजिए, आ गया आंसर। तो ऐसे ही कुछ पैटर्न कि आपको क्वेश्चन देता है तो इसको ऑब्जर्व करके आप करने की कोशिश करिए। तो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।